दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हम आपके यूट्यूब चैनल खुश स्टडी पॉइंट में। आइए देख लेते हैं हम लोग साइंस का अंतर वाला सवाल है ना, जो इम्पोर्टेंट होता है, एग्ज़ाम में बहुत ही पूछे जाते हैं, यानी अंतर वाला सवाल। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, बहुत ही हम लोग जल्द कवर करेंगे। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखें, ऐसा सवाल आ गया है ना। क्या करिएगा तो देखिए, ध्यान से देखिएगा। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर, तो आप सभी को पता है कि वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हो उसको अवतल कहते हैं। पहले एक एक परिभाषा दे दीजिएगा। उत्तल माने क्या होता है, उसका प्रवर्तक सतह उभरा हुआ होता है, ठीक है। जबकि अवतल क्या होता है, धंसा हुआ होता है, और उत्तल जो है उभरा हुआ था। अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, और जबकि इसका फोकस दूरी धनात्मक होती है, ठीक। अवतल दर्पण की फोकस जो है धनात्मक, और उत्तल दर्पण का फोकस धनात्मक होती है। तीसरा, अवतल दर्पण में बड़ा एवं छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में जो है हमेशा छोटा प्रतिबिंब ही बनता है। और चौथा में, अवतल दर्पण में सीधा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जिसे वास्तविक करते हैं, और उत्तल दर्पण में सीधा हमेशा जो है सीधा प्रतिबिंब ही बनता है, जिसे काल्पनिक कहा जाता है। यानी अवतल दर्पण में जो है आपका वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के फोटो देता है, और उत्तल दर्पण में केवल एक प्रकार का फोटो बनता है, केवल काल्पनिक या आभासी, ठीक है। आइए नेक्स्ट अंतर देख लेते हैं कि वास्तविक और काल्पनिक में अंतर क्या है। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या है, या आभासी, ठीक है। तो यह वास्तविक कटान से बनता है, जबकि जो है यह काल्पनिक कटान से बनता है, ठीक। यह हमेशा उल्टा होता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधा होता है। यानी वास्तविक हमेशा उल्टा होता है और काल्पनिक हमेशा सीधा होता है। याद रखिएगा, वास्तविक को पर्दे पर उतारा जा सकता है, काल्पनिक को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब जो है ये दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। चलिए अगला है लेंस वाला अंतर, ठीक है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर। तो देखिए, वैसा लेंस जिसके बीच का भाग मोटा तथा शीर्ष पतला हो, यानी किनारे पतला हो। और इसमें क्या होता है अवतल लेंस में, कि वैसा लेंस जिसके बीच का भाग पतला है और किनारे का भाग क्या हो, मोटा हो, अवतल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस में क्या होता है, फोकस दूरी पॉजिटिव यानी धनात्मक होती है, और अवतल लेंस में फोकस दूरी नेगेटिव यानी ऋणात्मक होती है। तीसरा नंबर में, उत्तल लेंस का आवर्धन क्षमता जो है धनात्मक होती है, जबकि इसका आवर्धन क्षमता ऋणात्मक होती है। और देखिए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, और अवतल लेंस को जो है अपसारी लेंस भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, और 5वां नंबर में अंतर देख लेते हैं। 5 नंबर में यानी उत्तल लेंस में वास्तविक और काल्पनिक के प्रतिबिंब दोनों बनता है, जबकि अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस में केवल कौन सा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक बनता है, ठीक है। चलिए, अब जो है चुंबक और अस्थायी चुंबक अंतर, विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में अंतर। तो ये देखिए, विद्युत चुंबक जो होते हैं अस्थायी चुंबक होते हैं, और जबकि अस्थायी चुंबक जो है या अस्थायी चुंबक होते हैं। नामे से क्लियर बा है ना। दूसरा में इसकी शक्ति ज़्यादा होती है, विद्युत चुंबक की शक्ति ज़्यादा होती है, और जबकि अस्थायी चुंबक की शक्ति कम होती है। विद्युत चुंबक के शक्ति के फेरों की संख्या पर निर्भर करता है, और जबकि ये है इसका शक्ति निश्चित होता है। अस्थायी चुंबक की शक्ति निश्चित होती है, और विद्युत चुंबक का शक्ति निश्चित नहीं होता है, फेरे पर निर्भर करता है। चलिए अब अगला अंतर देख लेते हैं, प्रतिवर्ती धारा और दिष्ट धारा। प्रतिवर्ती धारा, दिष्ट धारा में अंतर क्या। तो देखिएगा, इससे धारा का मान एवं दिशा समय के साथ बदलते रहता है, जबकि दिष्ट धारा जो होता है डीसी जिसको बोलते हैं, प्रतिवर्ती को एसी बोलते हैं, ऑटोमेटिक करंट, और दिष्ट धारा को बोलते हैं डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो इसमें धारा का मान बदलता है, लेकिन दिशा नहीं बदलता है, ठीक है। दूसरा, इस धारा को आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं, यानी प्रतिवर्ती धारा को आसानी से कर सकते हैं, लेकिन दिष्ट धारा को उत्पन्न करने में कठिनाइयाँ होता है। और प्रतिवर्ती धारा को आसानी से डीसी में बदला जा सकता है, ठीक है। और फिर दिष्ट धारा को जो है एसी में बदलना थोड़ा कठिन होता है, ठीक है ना। एसी में बदलने के लिए क्या करते हैं, उसको कठिन होता है ना, सामान वामान लाना पड़ता है, इन्वर्टर वगैरह हो तो कठिन होता है कि नहीं, इतना पैसा लगाइएगा तब जा कर के आप डीसी को एसी में बदलिएगा। चौथा में, यह डीसी की अपेक्षा अधिक घातक होता है। बिल्कुल, ये प्रतिवर्ती धारा जो है खतरनाक होता है ना डीसी की अपेक्षा, और दिष्ट धारा जो है या एसी की अपेक्षा जो है कम घातक होता है, यानी कम घातक होता है। और देखिए और समझिएगा, यह धारा चालक तार के सतह से प्रभावित होते हैं, जबकि यह धारा चालक के बीच से प्रभावित होते हैं, यानी डीसी। अब देखिए, अम्ल और भस्म में अंतर देख लीजिए, बहुत ही आप लोग का फेवरेट है। देखिए, अम्ल जो है स्वाद में खट्टा आता है, क्षारक स्वाद में कड़वा आता है। अम्ल या नीले लिटमस पत्र को जो है लाल कर देता है, क्षारक जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और अम्ल जो है मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है, और क्षारक जो है मेथिल ऑरेंज को पीला कर देता है। अम्ल जो है या जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं पॉजिटिव, और क्षारक जो है जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं निगेटिव। अम्ल जो है
अम्ल या क्षारक को उदासीन कर देता है, जबकि क्षारक जो है अम्ल को उदासीन कर देता है। इसका पीएच मान, यानी अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, जबकि क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक होता है। 7 जो होता है उदासीन होता है। जल का पीएच मान पूछेगा तो 7 बताइएगा, ठीक है। आप सभी को पीएच मान याद कर लेना है, वो पूछे जाएंगे। यदि हल्दी के पीले रंग में कोई, देखिए हाँ, यह हल्दी के पीले रंग में कोई बदलाव नहीं लाता है। यानी अम्ल जो होता है हल्दी रंग के पीले रंग में कोई बदलाव नहीं लाता है, और जबकि क्षार जो होता है यह हल्दी के पीले रंग को लाल भूरे में कर देता है। देखते हैं कपड़ा उपड़ा खींचते हैं, हल्दी लगा हुआ है तो लाल कर देता। अब देखिए भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा जी। धातु में सामान्यता धातुएं चमकदार होती है और यह धातु चमकदार नहीं होती है। हाँ, आयोडीन चमकते हैं, ठीक है। अपवाद में ये सब पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा धातु का नाम बताइए जो मतलब कि चमकते हैं। हालांकि यह तो बोल दिया नहीं चमकते हैं, पर अपवाद में जो आयोडीन है वो चमकते हैं। धातु में फिर दूसरा अंतर है कि धातु में आघात वर्धनता और तन्यता पाई जाती है, जबकि धातु में ऐसा नहीं है, भंगुर होते हैं, ठीक है। धातु विद्युत और ऊष्मा के चालक होते हैं, और अपवाद में जो है सीसा कुचालक होता है, ठीक है। याद रखिएगा, सीसा विद्युत का चालन नहीं करते, ठीक है। अधातु जो है, अधातु विद्युत ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। और धातुएं जो है प्राय ठोस होते हैं, लेकिन पारा जो होते हैं क्या होते हैं? ये द्रव अवस्था में होते हैं। कहेगा एक ऐसा धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो क्या जवाब दीजिएगा? पारा। क्या दीजिएगा जवाब? पारा, ठीक है। और बोलेगा कि एक ऐसे धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, तो बोलिएगा ब्रोमीन, ठीक है। तो ये है अंतर कि धातु प्राय ठोस और गैस, ठोस एवं गैस इस तरह से होती है, ठोस और गैस दोनों होती है। लेकिन अगर ब्रोमीन की बात करें तो ये क्या होती है? ठोस नहीं होती है, ना गैस होती है, ये द्रव अवस्था में होती है कमरे के ताप पर, ठीक है। और देखिए धातुओं का गलनांक और क्वथनांक जो उच्च होता है, अधातुओं का गलनांक और क्वथनांक जो है निम्न होता है। चलिए अब अगला देख लेते हैं, रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर। तो यह विद्युत, देखिए धातु जो होता है विद्युत, धातु विद्युत के धनात्मक होते हैं, जैसे सोडियम आयन, एल्युमिनियम, ईसम, मैग्नीशियम आयन। और अधातु जो होते हैं विद्युत के ऋणात्मक होते हैं, ठीक है। और धातु जो होते हैं, धातु के ऑक्साइड प्राय क्षारीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड जो है अम्लीय होते हैं। धातु के जो है ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर क्षार बनाते हैं, जबकि अधातु के ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर अम्ल बनाते हैं। यानी धातु के ऑक्साइड जो है जल से अभिक्रिया करता है तो क्षार बनाता है, और अधातु जो है ऑक्साइड इसका जल से अभिक्रिया करता है तो अम्ल बनाता है। चौथा, धातु जल से अभिक्रिया कर धातु के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाता है, हाइड्रोक्साइड। जबकि ये जो होता है धातु ये जल से अभिक्रिया नहीं करता, नो रिएक्शन, ठीक है। और देख लेते हैं कि ये धातु जो है प्राय जल से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है, ठीक। लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक है। और अधातु जो है अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते हैं, नो रिएक्शन नहीं बनाते हैं हाइड्रोजन गैस। तो आई होप आप लोग जो कि क्लियर करते जा रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, आयनिक बंधन और सहसंयोजक के बंधन में अंतर। आयनिक बंधन और सहसंयोजक में क्या अंतर है? तो यह जो है धातु अधातु के संयोग से बनता है, यह जो है धातु अधातु के संयोग से बनता है, जबकि सहसंयोजक जो है ये दो अधातुओं से बनता है, केवल अधातुओं से बनता है। आयनिक के बंधन में जो है द्रव्यमानांक और क्वथनांक उच्च होता है, और सहसंयोजक में जो होता है क्या होता है? द्रव्यमानांक और क्वथनांक निम्न होता है। सहसंयोजक में द्रव्यमानांक और क्वथनांक क्या होता है? निम्न होता है, जबकि आयनिक बंधन में जो होता है उच्च होता है। आयनिक बंधन जल में विलय होता है, और सहसंयोजक बंधन जो है जल में अविलय होता है, नहीं घूमता है, ठीक है, नहीं घुलता। आयनिक जो बंधन है या कार्बनिक विलायक में अभिलय होता है, जैसे केरोसिन तेल, बेंजीन, एसीटोन, ठीक है। और ये जो सहसंयोजक बंधन या कार्बनिक विलायक में विलय होता है, विलाय में, है ना। और देख लीजिएगा अंतर कि यह जो है द्रवित या विलायक अवस्था में विद्युत का सुचालक होते हैं, जबकि आपका जो है यह विद्युत का कुचालक होते हैं ना। कौन? तो विद्युत के कुचालक जो होते हैं आपका सहसंयोजक बंधन, ठीक है। चलिए तो आगे देख लेते हैं भर्जन और निष्पात में क्या अंतर है। भर्जन और निष्पात में अंतर काफ़ी सब में इम्पोर्टेंट है, VVI है, ये सब पूछा गया है सवाल पीछे, है ना, मैंने प्रीवियस ईयर में, पीछे वाली एग्ज़ाम में, पीछे साल। देखिए भर्जन क्या है और निष्पादन क्या है, इसका अंतर देखिए। इससे अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, अयस्क के वायु की सीमित मात्रा में ही अयस्क को गर्म करते हैं, सीमित मात्रा में। अब ये जो हो गया है ना, इस तरह से। अब दूसरा अंतर, यह सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयोग में लाया जाता है, सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयोग में लाया जाता है। निष्पादन जो है ऑक्साइड अयस्क के लिए प्रयोग में लाया जाता है। भर्जन तो इसमें जो है अयस्क के अस्वीकृत हो जाते हैं, जबकि निष्पादन में जो है अयस्क के निर्जलीकृत हो जाते हैं। इसमें अक्सीकृत हो जाता है, इसमें निकल जाता है, इसमें समाहित हो जाता है, और इसमें क्या होती है? निकल जाता है, ठीक है। चलिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर देख लेते हैं। तो देखिए इसका जो है प्रथम सदस्य मीथेन होता है, इसका जो है प्रथम सदस्य क्या होता है? मीथेन होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का प्रथम सदस्य जो है एथीन और एथाइन होता है जी, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है या एल्केन का, इसे एल्केन भी कहते हैं, ठीक है।
और इसे जो है एल्कीन और एल्काइन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्कीन और एल्काइन भी कहा जाता है, जबकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को मैंने क्या बोला, एल्केन कहा जाता है। जो बच गया एल्कीन एल्काइन उसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब देखिए तीसरा अंतर, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है कम क्रियाशील होता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है ये क्या है, तो इसमें अंतर गायब कर दिया। इसमें अधिक क्रियाशील, असंतृप्त है ना, तो ये क्रिया करने के लिए छटपटाते रहता है, ठीक है ना। देखिए चौथा, इसमें जो है कार्बन के चारों संयोजकता या ज़्यादा क्रियाशील होता है, ठीक है, ये ज़्यादा क्रियाशील होता है। चौथा, इसमें जो है कार्बन के चारों संयोजकता जो है यहाँ घट दिया है, कम क्रियाशील होता है, वो ज़्यादा हो गया, तो इसमें चारों ओर संयोजकता होता है ना, इसमें कार्बन के चारों ओर संयोजकता होता है। पाँचवा में ध्यान दीजिएगा, इसका समान सूत्र जो है CnH2n+2 होता है, जबकि एकल बंधन नहीं जुड़ते हैं। अच्छा, इस तरीक़ा से है, इसके कार्बन के चारों ओर संयोजकता ज़्यादा क्रियाशील होता है, एक बंधन से जुड़े होते हैं। इसमें कार्बन के चारों ओर संयोजकता होता है जो क्या होता है कि एकल बंधन द्वारा नहीं जुड़ते हैं। अरे ये तो एक ही में सवाल, इसको मिला दिए है, ये इतना है, ठीक है ना। पाँचवा का ये है, इसका जो है समान सूत्र CN, हाँ ठीक है, यहाँ से हो रहा था, उल्टा पुल्टा कर दिया ना। इसका समान सूत्र CnH2n+2 होता है जो एकल बंधन द्वारा नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। इसका जो है समान सूत्र CnH2n या CnH2n-2 होता है, ठीक है। इतना याद रखिएगा ना, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, इसको सिर्फ ऐसा रखना, या समान सूत्र CnH2n+2 होता है, ठीक है। और ये अंतर जो है ना, इसके लिए इसका है, ठीक है, 4 मिला देना। अब देखिए मतलब मोस्ट VVI आ गया है दोस्तों, है ना। जाइलम और फ्लोएम में उत्तक में अंतर, जाइलम फ्लोएम उत्तक में अंतर, देखिए क्या अंतर है जाइलम फ्लोएम में। यह जो है जाइलम जो है यह एक प्रकार का पेड़ पौधा में पाया जाता है, फ्लोएम जो है यह भी एक प्रकार के जो है पेड़ों पौधा में ही पाया जाने वाला ये बाला जो है संवाहक उत्तक है। ये जो है बाला संवाहक ही उत्तक है, जिसका प्रमुख कार्य होता है जल पहुँचाना, और फ्लोएम क्या होता है जिसका प्रमुख कार्य होता है भोजन पहुँचाना। जाइलम जल पहुँचाने का काम करता है, फ्लोएम जो है भोजन पहुँचाने का काम करता है। दूसरा, जाइलम की कोशिकाएँ मृत हो जाती, मरी हुई होती है, जबकि फ्लोएम की कोशिकाएं जिंदा होती है, यानी जीवित रहती है। जाइलम का जो दाब होता है ऋणात्मक होती है, और फ्लोएम का जो है दाब धनात्मक होती है। जाइलम के उत्तक को दारू, ठीक है, दारू कहते हैं, और फ्लोएम के उत्तक को वाष्ट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला, जाइलम की गति नीचे से ऊपर की ओर होती है, जबकि फ्लोएम की गति जो है सभी दिशा में होती है। जाइलम की गति जो है नीचे से ऊपर की ओर जाती है, नीचे से ऊपर, और फ्लोएम की जो गति होती है सभी दिशा में होती है, ठीक है, एक भी दिशा नहीं छोड़ती है, सभी दिशा में होती है। धमनी और सीरा में अंतर काफ़ी मोस्ट VVI है जी, इसको याद रखिएगा, धमनी और सीरा में अंतर, तो इसको ध्यान में देना है, धमनी और सीरा में अंतर। तो धमनी में शुद्ध रक्त पाया जाता है, धमनी में शुद्ध ब्लड होता है, ठीक है। सीरा में जो है अशुद्ध रक्त होता है, ब्लड होता है ना, खून होता है, और धमनी में रक्त का प्रवाह तेज गति से होता है, जबकि सीरा में जो है ये मंद से होता है, धीरे धीरे होता है। धमनी का रंग लाल होता है, जबकि सीरा का रंग नीला होता है। धमनी अधिक गहराई में पाया जाता है, जबकि सीरा जो है कम गहराई में पाया जाता है। हृदय में देखिए, धमनी में बात करें तो हृदय से शरीर विभिन्न अंगों तक ले जाने वाली वाहिनी को धमनी कहते हैं, और शरीर के विभिन्न भागों को हृदय की ओर ले जाने वाली नालिका को सीरा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए रुधिर और लसिका में अंतर, यानी इसको देखेंगे रुधिर और लसिका में अंतर क्या है। तो देखिए रुधिर का रंग जो है लाल होता है, जबकि इसका रंग पीला होता है। लसिका जो है पीला होता है, रुधिर लाल होता है, लसिका पीला होता है। इसमें कणिका पाया जाता है, रुधिर में कणिका पाया जाता है, लसिका में कणिका नहीं पाया जाते। रुधिर हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, लसिका जो है हीमोग्लोबिन में नहीं पाया जाता, ठीक है। रुधिर जो होता है हीमोग्लोबिन होता है, लसिका जो है हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। लसिका में जो है फाइब्रोनेजन एंजाइम नहीं पाया जाता, ठीक है, बाकी सब पाए जाते हैं। रुधिर जो होता है दोहरा परिसंचरण होता है, जबकि जो है लसिका जो है बाहु का एक दिशा में होती है। चलिए आगे देख लेते हैं ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन में अंतर। ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन में अंतर, तो देखिए इसमें क्या है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को ऑक्सी श्वसन कहते हैं, और ये जबकि जो होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को अनऑक्सी श्वसन कहते हैं। ऑक्सी में होता क्या है, इसमें वायवीय श्वसन भी, इसे वायवीय श्वसन कहते हैं। आप लोग को मैंने पढ़ा था वायवीय और अवायवीय श्वसन। अनऑक्सी जो होता है अवायवीय श्वसन भी कहलाता है। ये वायवीय श्वसन होता है ऑक्सी, और अनऑक्सी जो होता है अवायवीय श्वसन होता है। ऑक्सी इसमें विशाल जीव भाग लेते हैं, ऑक्सी में विशाल जीव होता है, अनऑक्सी में जो होता है सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं, छोटा जीव होता है।
और ऑक्सी की बात करें और तो CO2 और जल का निर्माण करते हैं। ऑक्सी में जो है CO2 और जल का निर्माण करते हैं, और जबकि अनॉक्सी में जो होता है CO2 और जल का निर्माण नहीं करते। ठीक है, दोनों का निर्माण नहीं करते हैं। ऑक्सी की बात और करें तो इसमें जो है ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, और जबकि इसमें ग्लूकोज और पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता। ठीक है, अगला 6ठा नंबर का है अंतर, इसमें ग्लूकोज के एक अणु के टूटने से 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है, जबकि ग्लूकोज एक अणु से टूटने से, इसमें की बात करें अनॉक्सी में, तो 2 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। या माइटोकॉन्ड्रिया यानी कोशिका द्रव में होता है, जबकि ये कोशिका द्रव में होता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रकार का कोशिका द्रव है, जो ऑक्सी जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, अनॉक्सी में कोशिका द्रव होता है। ठीक है, आइए शोषण और दहन में अंतर देख लेते हैं। यह क्रिया जो है सजीव में होता है, और ये जो होता है क्रिया निर्जीव में होता है। हालांकि सजीव को भी जला सकते हैं क्या। तो क्लियर हो गया शोषण और दहन में अंतर है ना। एक दूसरा अंतर आप देखते हैं, यह एक जैविक क्रिया है, यह एक रासायनिक है। दहन जो है रासायनिक है, शोषण जो है जैविक है। शोषण जीवों का अपना नियंत्रित पराक्रम होता है, और दहन एक अनियंत्रित पराक्रम है। शोषण है जीवों का नियंत्रित पराक्रम है, और दहन जो है अनियंत्रित पराक्रम है। शोषण मंद दहन का उदाहरण है, और यह जो है दहन जो है तीव्र प्रक्रिया का होती है, तीव्र प्रक्रिया का उदाहरण। ठीक है, चलिए शुक्राणु और अंडाणु में अंतर देख लेते हैं। शुक्राणु और अंडाणु में अंतर क्या है, चलिए अभी VBI शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। ठीक है, जबकि अंडाणु का निर्माण जो है अंडाशय में होता है। अंडाणु का निर्माण अंडाशय में, अंड माने अंडाणु, अंडाशय दोनों हो गया, यानी सिंपल है। शुक्राणु की बात करें और तो इसमें बनने वाले अपेक्षाकृत कम समय लगता है, और अंडाणु में इसे बनने में शुक्राणु की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, और शुक्राणु जो होता है इसका आकार छोटा होता है, जबकि अंडाणु का आकार जो है बड़ा होता है। यह चलनशील होता है, और जो है अंडाणु जो है यह स्थिर होता है। ठीक है, शुक्राणु जो होता है ये नर में पाए जाते हैं, अंडाणु जो होता है ये मादा में होते हैं। तो ये जो है चलनशील होते हैं, अंडाणु जो होता है स्थिर होती है। ठीक है, चलिए तो आप लोगों ने देख लिया अंतर है ना, VBI था। और अंतर की बात करें तो नहीं है, बाकी सब फिगर है, तो आप लोग जो है इस फिगर को भी देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग इसे भी देख लीजिएगा, इस फिगर को। अब सारे के सारे फिगर है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ये सभी चाहिए आपको है ना, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं और ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हमारा व्हाट्सएप नंबर 8757502867। आपको और एडवांस में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है नोट्स दे दिया जाएगा, ताकि आप लोग का एग्ज़ाम बेहतर से बेहतर हो सके, और आप लोग का हमारे तरफ से भी भला हो सके। तो आप लोग के परीक्षा टाइम में है ना ये सब को ख्याल रखना है। मेन जो क्वेश्चन है मोस्ट VBI है एग्ज़ाम की दृष्टि से, वो सब देख लेना। ठीक है, चलिए तो फिर मिलेंगे आने वाली वीडियो में।